इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइवलीहुड। दो चीजें यहाँ पे आती हैं, एक तो उसका इम्पैक्ट और एक लाइवलीहुड। इम्पैक्ट से मुराद क्या है? अब ये देखिए, दो दो मुख्तलिफ जो है या दो डिफरेंट स्पेक्ट्रम है जिसके ऊपर हम इसको देखते हैं। तो एक चीज इम्पैक्ट है, दूसरा लाइवलीहुड है। इम्पैक्ट से मुराद क्या है कि उसका इम्पैक्ट यानी उसका असर कितना होगा मॉनेटरी टर्म्स में या किसी भी हवाले से, वैल्यू के हवाले से, कितना नुकसान वो पहुंचाएगा या कितना इम्पैक्ट करेगा अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को, यानी यानी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं होने देगा। सेकंड चीज क्या है? लाइकलीहुड। लाइकलीहुड से हमारी मुराद यहाँ पे क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि इसके होने के चांसेस क्या है। यानी ऐसा तो हो सकता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हो आपके अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को, लेकिन उसका लाइकलीहुड बहुत कम हो। तो बेसिक, और ये भी हो सकता है कि कोई चीज उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो लेकिन उसका जो है इम्पैक्ट बहुत कम हो। तो दोनों चीजों को हमने देखना होता है, और इस चीज को हम किस तरह देखते हैं या इनकी मिसाल क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। रिस्क अफेक्ट्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशंस एंड असेट्स। रिस्क अफेक्ट किसको करता है? अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं होने देता है, इंपैक्ट करता है उसको। इसके अलावा ये ऑपरेशंस को इंपैक्ट करता है, ऑपरेशंस को नहीं होने देता या नुकसान पहुंचाता है। और असेट्स को, असेट से मुराद यहाँ पे कोई भी असेट हो सकता है, इसमें जो है वो कैश भी हो सकता है, इसमें फिक्स्ड असेट भी हो सकते हैं, इसमें कोई भी आपकी जो गुडविल है वो भी हो सकती है। उनको जो है इंपैक्ट करता है रिस्क। तो बेसिकली रिस्क की ये डेफिनेशन है, और ये रिस्क की डेफिनेशन हमें पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि रिस्क बेस्ड ऑडिट इसी के गिर्द घूमता है। अगर हमें जो है वो रिस्क पता नहीं होगा तो हम रिस्क बेस्ड ऑडिट को सही तरीके से समझ नहीं सकेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखिए जरा, डॉलर्स यानी वैल्यू यानी मनी। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी वो क्या चाहती है? पैसे कमाना, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू एडिशन। लेकिन पहुंचना है वहां तक, और बीच में क्या है? ये शार्क्स आपको नजर आ रही हैं। ये बेसिकली शार्क्स क्या है? ये रिस्क है। ये वो रिस्क है जो कि वैल्यू एडिशन, वैल्यू क्रिएशन, पैसे कमाने, उसके अंदर जो जो रिस्क आ रहे हैं उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इन शार्क्स से कि ये रिस्क हैं, इनसे आपको बचना पड़ेगा, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, जब भी आप वैल्यू हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये स्लाइड देखिए। You should see the new management consultant we have hired. He is going to make all of our risks disappear. ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या करेगा कि सारे हमारे रिस्क डिसअपियर कर देगा। अभी आप देखें इसमें इसके हाथ में जो है वो एक अदद जो है खरगोश है, और उसको टोपी में डाल के ये गायब कर देगा। तो बेसिकली ये ये वो है काम जो कि लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, इस मैनेजमेंट कंसल्टेंट के बारे में, कि ये सारे रिस्क हमारे डिसअपियर कर देगा। लेकिन आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि सारे रिस्क डिसअपियर नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। फाइनली एट जीरो रिस्क, रेस्ट इन पीस, हियर लाइज अ सूडो साइंटिस्ट। तो जी जब दफन होंगे ना, जब ही जीरो रिस्क होंगे। जब तक जिंदा है, जब तक कंपनी चल रही है, उस वक्त तक जीरो रिस्क नहीं हो सकते, उस वक्त तक जो है रिस्क रहेंगे। तो बेसिकली उसको यहां पे हमने डिफाइन किया है। नेक्स्ट प्लीज। अब आप ये देखिए, प्रॉफिट, रिस्क, लॉस। प्रॉफिट कमाने की धुन में जब आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क टेक करने लग जाते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है? आप कहां पहुंच जाते हैं? लॉस में। यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में जब आप बहुत ज्यादा रिस्की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने लग जाते हैं तो उसकी वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। यहां पे अब जो मैंने कहा कि बहुत ज्यादा रिस्की प्रैक्टिसेस हम अगर जो है अडॉप्ट करने लगते हैं, इससे मुराद क्या है? इससे मेरी मुराद थी रिस्क एपिटाइट। रिस्क एपिटाइट का मतलब यह है कि कोई भी जो कंपनी है वो कितना ज्यादा विलिंग है
कि रिस्क वो अज्यूम करने पे, जितना ज्यादा रिस्क वो अज्यूम करेगी उतना ही हम कहेंगे कि उसकी रिस्क एपिटाइट ज्यादा है। और अगर हम कहते हैं कि एक कंपनी कम रिस्क जो है वो एक्सेप्ट करती है तो हम कहेंगे इसकी रिस्क एपिटाइट कम है। बेसिकली कंपनी टू कंपनी रिस्क एपिटाइट डिफर करती है। हर कंपनी का अपना एक तरीका होता है, एक साइकी होती है, एक वे ऑफ वर्किंग होता है, और वो अग्रेसिव भी हो सकता है और वो डिफेंसिव भी हो सकता है। An organization with an aggressive appetite for risk might set aggressive goals. जिसकी aggressive appetite है वो क्या करेगी, aggressive goals set करेगी। और एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिस्क एवर्स है उसको हम कहेंगे कि उसकी लो एपिटाइट है, और वो जब अपने जो रिस्क अपने जब जो है वो गोल सेट करेगी तो वो कंजर्वेटिव साइड पे करेगी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं चलेगी। नेक्स्ट प्लीज। अब यहां पे एग्जाम्पल हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी लो रिस्क एपिटाइट है तो वो क्या करेगी, वो ये करेगी कि जो ज्यादा रिस्की अपॉर्चुनिटीज है जहां पे रिटर्न्स ज्यादा आने के भी चांसेस हैं, वो इस तरह की जो है ना वो काम नहीं करेगी, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को वो टैप नहीं करेगी। और वो कंपनी जिसके जो है वो ज्यादा रिस्क एपिटाइट उसकी हाई है वो करेगी। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूं, जिस तरह अफगानिस्तान है। अब अफगानिस्तान के अंदर अगर आपको जो है ना कोई कहता है कि जी आप वहां पे जो है ना कंपनी खोलें और वहां पे जो है ना फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स निकालें या गोल्ड निकालें या इस तरह की जो है ना माइंस हैं वहां पे आप काम कर रहे हैं, या आप जो है फॉर एग्जाम्पल वहां पे पेट्रोल निकालें या कोई काम करें। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव और जो है रिस्क एपिटाइट किसी कंपनी की ज्यादा होगी, वो हो सकता है वहां पे कोई इस तरह का जो है बिजनेस वेंचर करे और कंपनी खोल के काम करना शुरू कर दे। लेकिन जो एक लो रिस्क या लो रिस्क एपिटाइट वाली कंपनी होगी वो कभी भी अफगानिस्तान में इस तरह का वो करने की कोशिश नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है कि उसको डर होगा कि जी कल कल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जो है अगर हालात खराब हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उस सूरत में जो है वो किस तरीके से वो हम ऑपरेट करेंगे, क्योंकि वहां पे जो हालात है पॉलिटिकल वो अनसर्टेन है। तो रिवॉर्ड्स में भी हाई, रिवॉर्ड्स वहां पे हाई हो सकते हैं, बट सो टू मे द रिस्क, लेकिन इसी तरह जो रिस्क है वो भी हाई है। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक जॉर्ज जो हमने मिसाल दी है नीचे कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है और वो ट्रक्स बनाता है, और ट्रक्स भी कौन से जो कि वॉर में सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। तो वॉर में अगर इस्तेमाल होते हैं, अगर वो इस तरह के ट्रक बनाएगा तो सिर्फ ये ट्रक उसी सूरत में कामयाब हो सकते हैं जबकि उसको गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अगर गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो ये ट्रक आम आदमी नहीं खरीदेगा, ट्रांसपोर्टर नहीं खरीदेंगे, कोई दूसरे नहीं खरीदेंगे। इसके लिए उसको गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे एक्सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट मिलना जरूरी है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिस्की एक एक वेंचर है। अगर आप जो है इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से अगर कोई जो है वो ट्रक बना रहे हैं, गुड्स जो है वो इधर से उधर ले जाने के लिए बना रहे हैं, तो वहां पे आपको पता है कि जी ए बी सी कोई भी कंपनी कोई भी खरीद सकता है, पर्सनल भी कोई खरीद के उसको यूज कर सकता है। लेकिन अगर जो है वॉर के लिए है तो वॉर के लिए यकीनन आम पब्लिक नहीं खरीदेगी, उसके लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। और ये दो जो मैंने आपको जो रिस्क एपिटाइट के हवाले से ये मैंने एग्जांपल्स दी हैं, ये कोसो जो है उसमें उसके अंदर बाकायदा उन्होंने जो है इसको डिफाइन किया है। ये यानी कि ये भी अप्रूव्ड जो है वो एग्जांपल्स हैं, ये ऐसी एग्जांपल्स नहीं है जो कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखिए, बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएशन के चक्कर में क्या कर रहे हैं, उसी उसी शाख को काट रहे हैं जिसके ऊपर वो खड़े हुए। ये यहां पे मैंने मिसाल दी है बहुत ज्यादा रिस्क एपेटाइट हाई होने की, बहुत ज्यादा जल्दी होने की। सेकंड में आप देखें कि एक साहब है और उन्होंने सर के ऊपर छतरी ली। यहां पे बेसिकली जो मैं छतरी दिखा रहा हूं उससे मुराद क्या है, कंट्रोल। कि धूप होगी, गर्मी होगी, उससे बचने के लिए अच्छा आपको जाहिर है जाना तो है आगे, सफर तो जारी रखना है, तो उसमें बेहतर क्या होगा
कि आप जो है कोई कंट्रोल जो है उसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट प्लीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क मैनेजमेंट, किसकी जिम्मेदारी है रिस्क मैनेजमेंट? क्या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है? ये हम देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो मैनेजमेंट है कंपनी की, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है रिस्क मैनेजमेंट। उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कौन सा जो है वो चूज करता है। क्या कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क जो है वो यूज करता है, या कोसो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क यूज करता है? इसके अलावा जो रिस्क एपिटाइट लेवल्स हैं वो भी मैनेजमेंट ने सेट करने हैं, हाई, मीडियम या लो। ये सारा काम किसका है? मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट प्लीज। अब इसको जरा तरीके से देखिएगा, ये जो मैंने ये जो साइकिल बनाया है, रिस्क मैनेजमेंट साइकिल, ये होता कैसे है? सेट गोल्स। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फॉर प्रॉफिट हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, उसके गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसने सोचा हुआ होता है कि हमने ये करना है। आपने देखा होगा कंपनी का मिशन स्टेटमेंट्स बाकायदा होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जी हमने ये करना है, हमने ये बनना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि एक कंपनी कहती है कि हमने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमने जो है वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनना है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे सेकंड बात क्या है? हमेशा याद रखिए जब भी हम रिस्क की बात करते हैं, रिस्क हमेशा गोल्स को होता है, ऑब्जेक्टिव्स को होता है। तो उन गोल्स को क्या रिस्क है, यानी वो कौन से रिस्क हैं जो कि उस गोल को अचीव होने से हिंडर करेंगे, इंपैक्ट करेंगे, उन रिस्क को हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद फिर क्या करना है? उन रिस्क को असेस करना है कि ये रिस्क कितने हाई, लो या मीडियम है, कितना इंपैक्ट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है? कंट्रोल्स ढूंढने हैं कि ये रिस्क तो है, उस रिस्क को किस तरह हमने अकर होने से रोकना है, किस तरह हमने कंट्रोल करना है। उसके बाद उस कंट्रोल के थ्रू हमने रिस्क को मिटिगेट करना है। जब रिस्क मिटिगेट हो गया, उसके बाद हमने देखना है कि अब रेजिडुअल रिस्क कितना है, यानी वो जो रिस्क जो कि बच गया वो कितना है। यानी मॉनिटर करना है हमने बेसिकली रिस्क को भी, रेजिडुअल रिस्क को भी और कंट्रोल्स को भी, कि कंट्रोल उसी तरह परफॉर्म कर रहा है जिस तरह हमने सोचा था, क्या रेजिडुअल रिस्क उतना ही है जितना हमने समझा था। और उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है असेस परफॉर्मेंस। कंपनी की परफॉर्मेंस को असेस करना है कि क्या जो कंपनी परफॉर्म कर रही है, जो इसकी परफॉर्मेंस आ रही है, वो कंपनी को हेल्प करेगी इन अचीवमेंट ऑफ इट्स गोल्स, इट्स ऑब्जेक्टिव्स। क्या परफॉर्मेंस उसी हिसाब से आ रही है या नहीं? ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट साइकिल है। और फिर वही हमने बात की थी कि रिस्क मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट इस सारी चीज को परफॉर्म कर रही होगी। नेक्स्ट प्लीज। अब बात करते हैं हम कंट्रोल की, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल को हमने बीच में ही पहले भी दिखाया था, यहाँ पे भी। तो अब हम इंटरनल ऑडिट को हमने डिस्कस किया, उसकी जिम्मेदारी को डिस्कस किया, हमने रिस्क को डिस्कस किया, रिस्क मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी है उसको डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल कंट्रोल को। यहां पे फिर एक चीज देखें, अ प्रोसेस अफेक्टेड बाय एन एंटिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन कौन इसके अंदर शामिल है, किसकी जिम्मेदारी है इस प्रोसेस को करना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी जिम्मेदारी है, वो भी इसके अंदर शामिल होता है या हो सकता है। और इंटरनल कंट्रोल का बेसिकली पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस। इसने रीजनेबल अश्योरेंस देनी है, प्रोवाइड करनी है, रीजनेबल अश्योरेंस देनी है। एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देनी, 100% अश्योरेंस नहीं देनी, न दी जा सकती है। क्योंकि अगर 100% अश्योरेंस देने की कोशिश करेंगे तो मे बी वो कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, या वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो। तो रीजनेबल अश्योरेंस देनी है रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब आप एक बात फिर देखिए, हमने बात की थी पीछे और हमने ये कहा था कि जो रिस्क हैं वो इंपैक्ट करते हैं अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को।
और इंटरनल कंट्रोल क्या काम कर रहा है? हेल्प कर रहा है, अश्योरेंस दे रहा है रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी वो रोक रहा है और ये कर रहा है, ये होने में हेल्प कर रहा है। और बेसिकली फॉलोइंग कैटेगरीज, इन कैटेगरीज के अंदर हेल्प कर रहा है कंपनी को रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उसमें पहली चीज क्या आती है? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस। अब यहां पे दो चीजों की हम बात करते हैं, पहले इफेक्टिवनेस की और उसके बाद फिर एफिशिएंसी की। इफेक्टिवनेस का मुराद क्या है? किसी भी चीज को जो कि हम सोचते थे कि वो इस तरीके से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ये कहती थी कि मैंने इस साल पाकिस्तान के 15 बड़े शहरों के अंदर अपने रिटेल आउटलेट्स खोलने हैं। अगर वो उस साल के दौरान 15 के 15 शहरों में रिटेल अपने आउटलेट्स खोलने में कामयाब हो गई तो हम कहेंगे कि ये इफेक्टिवनेस हो गई, इफेक्टिव रहा। एफिशिएंसी एक दूसरा इससे आगे बढ़ के चीज है। कंपनी ने ये तो कहा था कि 15 मैं जो है वो रिटेल आउटलेट्स खोलूंगी, लेकिन कंपनी ने साथ में ये भी कहा था कि इस पे जो मेरी कॉस्ट आएगी वो फॉर एग्जाम्पल 300 मिलियन आएगी। अगर कंपनी ने 300 मिलियन से कम कॉस्ट के अंदर ये 15 खोल लिए तो हम कहेंगे एफिशिएंसी भी आ गई। या कंपनी ने 6 महीने के अंदर अगर जो है ये खोल लिए तो भी हम कहेंगे एफिशिएंसी भी आ गई। तो इफेक्टिवनेस से मुराद ये है कि जाना हो जाना, और एफिशिएंसी से मुराद क्या है? कम से कम रिसोर्सेस के साथ उस चीज को कर लेना। या फॉर एग्जांपल 15 खोलने थे, आपने 17 खोल लिए, तो हम यहां पे भी कहेंगे कि क्या एफिशिएंसी आ गई। सेकंड चीज क्या आती है? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल होनी चाहिए। ये बेसिकली बिल्कुल उसी हिसाब से है जिस तरह हम एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर रिलायबिलिटी को देखते हैं। थर्ड चीज क्या है? कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो कि कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो जो है अपना कंपनीज ऑर्डिनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके मुख्तलिफ जो फॉरेन फॉर एग्जांपल आईएसओज हैं, आईएसओ आपके ऊपर अगर एप्लीकेबल है उनसे रिलेटेड हो, चाहे वो जो आपके मुख्तलिफ सप्लायर हैं या आपके कस्टमर हैं उनके लॉस से रिलेटेड हो, उसका कंप्लायंस देखना या उस कंप्लायंस को अश्योर करना, ये भी इंटरनल कंट्रोल्स की जिम्मेदारी है। और फिर चौथी चीज क्या आती है? सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स। आपके असेट्स को सेफ गार्ड करना, चाहे वो कैश हो, चाहे वो फिजिकल असेट हो, चाहे वो फिक्स्ड असेट हो, चाहे वो गाड़ियां हो। तो इंटरनल कंट्रोल बेसिकली आपको हेल्प करता है या रीजनेबल एश्योरेंस देता है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन 4 कैटेगरीज में। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, जो इंटरनल कंट्रोल है उसने बेसिकली क्या किया? रिस्क को कैद कर लिया, रिस्क को रोक दिया। और जो मैंने कहा था ना, ये तस्वीर मैं क्यों यूज कर रहा हूं वहां पे, हालांकि देखने में थोड़ी सी बच्चों जैसी लग रही है, वो इसीलिए कि मैं आपको ये स्लाइड भी दिखा सकूं कि किस तरीके से रिस्क को अकर होने से इंटरनल कंट्रोल्स रोकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल के बारे में कुछ मिथ्स और फैक्ट्स हैं कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो किस तरीके से काम करते हैं और क्या होता है। यहाँ पे अब मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं जाऊंगा, एक आध को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। वही जो एक बात समझी जाती है कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो इसलिए होते हैं कि जो ना इंटरनल ऑडिट क्योंकि डिपार्टमेंट है, तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वही इन चीज़ों को देखता है या उसकी जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल्स को देखना। तो यहाँ पे फिर मैं वही बात करूंगा जो हमने पहले भी की कि इंटरनल ऑडिट जो है वो की रोल तो जरूर प्ले करते हैं कंट्रोल्स में। किस तरह के? उनको चेक करते हैं और कहीं कहीं पे वो रिकमेंड भी करते हैं कि कंट्रोल ये होने चाहिए, लेकिन बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल्स को अप्लाई करने की वो मैनेजमेंट की है। एप्लीकेशन
ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसको जो है ना करवाना या करना वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, इंटरनल ऑडिट की जिम्मेदारी नहीं है। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि इंटरनल कंट्रोल खाली जो है वो फाइनेंस के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, खाली फाइनेंस के ऊपर अप्लाई नहीं होते, बल्कि हर हर बिजनेस के हर हर एस्पेक्ट पे, ऑपरेशंस के हर हर एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो इंटरनल कंट्रोल अप्लाई होते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है इनवॉइसिंग करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो आप अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी मेरे मेरे हर कस्टमर के पास इनवॉइस इन टाइम जानी चाहिए, और आपने इसके लिए ये कहा कि जी मैं जो है फिजिकली भी भेजूंगा और साथ में मैं जो है ईमेल के थ्रू भी भेजूंगा, ताकि अगर जो है वो उनको ईमेल के थ्रू ना मिले तो फिजिकल मिल जाए, और फिजिकल ना मिले तो ईमेल के थ्रू मिल जाए। यानी आप एक साथ दो तरीके से उनको अगर इनवॉइसेस भेज रहे हैं, तो ये भी बेसिकली इंटरनल कंट्रोल है। या फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि इन दोनों को मैं भेजूंगा, और आपने एक बंदे की जिम्मेदारी लगाई है, यार तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इंश्योर करो, तुम रोजाना चेक करो जो बंदा भेज रहा है, उसके भेजने के बाद तुम चेक करो कि वाकई सारी की सारी इनवॉइसेस ईमेल भी हो गई हैं, और और पोस्टल के थ्रू भी ईमेल हो गई है। तो ये भी बेसिकली एक इंटरनल कंट्रोल है। अब आप ये देखिए, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, इसमें ऑपरेशन से रिलेटेड है कि जी जो आपके आपके जो कस्टमर्स हैं उनको उनको या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको उनको इनवॉइस टाइम पे मिलना, ये बेसिकली फाइनेंस थिंग नहीं है। ऐसे नहीं होता कि मतलब फॉर एग्जांपल हम कहें कि जी बैंक रिकंसिलिएशन जो है वही सिर्फ जो है इंटरनल कंट्रोल है, बल्कि ये भी इंटरनल कंट्रोल है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, यहां पे जो है अब हम इंटरनल ऑडिट को डिस्कस करते हैं आखिर में सब कुछ करते हुए। रिस्क को हमने डिस्कस किया, हमने इंटरनल कंट्रोल्स को डिस्कस किया, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस किया। अब हम जो है ना करते हैं इंटरनल ऑडिट को, कि इंटरनल ऑडिट किस तरीके से ये कर रहा होता है। इस चीज को जो है अब जरा देखिए कि ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात की। ऑब्जेक्टिव्स कौन सेट करता है? मैनेजमेंट सेट करती है। मैनेजमेंट बताती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताते हैं कि जी क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और ऑब्जेक्ट उसके बाद फिर हम बात करते हैं रिस्क की, कि रिस्क जो है वो इम्पैक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, लेकिन रिस्क को इम्पैक्ट करने से रोकने के लिए बीच में हम इंटरनल कंट्रोल्स अप्लाई कर लेते हैं, ताकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट ना कर पाए ऑब्जेक्टिव्स को। तो इंटरनल कंट्रोल्स उसको रोकते हैं और ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव्स का रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि वो हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इंटरनल ऑडिट का बेसिक पर्पस क्या है। इज टू असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इंटरनल ऑडिट का बेसिक पर्पस ये है कि उसने इस तरह जो है वो काम करना है कि वो असिस्ट कर सके ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। अगर कोई इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इस तरीके से काम नहीं कर रहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में असिस्ट कर रहा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स की डेफिनेशन के हिसाब से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। सिर्फ वही इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो इंटरनल ऑडिट कहलाएगा जो कि असिस्ट कर रहा हो ऑर्गेनाइजेशन को इन अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये चीज याद रखिए, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि सिर्फ वही इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कहलाने का मुस्तहिक है, वर्दी है, जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहा हो, असिस्ट कर रहा हो इन अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो। उनको अगर जो है वो हेल्प कर रहा है तो वो इंटरनल ऑडिट कहलाने का हकदार है, वरना नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, फाइंडिंग रिस्क इज नॉट इनफ। रिस्क तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि रिस्क ये है, लेकिन ये इनफ नहीं है। उसके बाद करना क्या है? उसके बाद देखना ये आर कंट्रोल्स इन प्लेस, क्या कंट्रोल्स भी है कोई इस रिस्क को कवर करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसको विद इन बाउंड्रीज या लिमिट्स रखने के लिए। सेकेंड चीज, ये कंट्रोल्स तो है, लेकिन ये कंट्रोल्स वर्क भी कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी पूरे थ्रू आउट द ईयर।
ऐसा तो नहीं कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी कि एक आदमी की कि एक कंपनी जो है वो ईमेल के थ्रू भी जो है इनवॉइसेस भेज रही है और साथ में जो है पोस्टल के थ्रू भी भेज रही है, लेकिन कभी ईमेल कर रही है कभी नहीं कर रही, कभी पोस्टल के थ्रू भेज रही है कभी नहीं भेज रही। तो कंट्रोल का इन प्लेस होना भी जरूरी है और थ्रू आउट द ईयर उसका अप्लाई होना भी जरूरी है। आर एडिशनल कंट्रोल्स नीडेड? क्या कोई एडिशनल कंट्रोल्स की भी जरूरत है या नहीं? यहां पे ये भी चीज देखना होती है कि एडिशनल कंट्रोल जो है उसकी जरूरत भी कोई है या नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि ईमेल भी कर रहे हैं और साथ में पोस्टल के थ्रू भी कर रहे हैं। साथ में हमने एक बंदे को ये भी कहा हुआ है कि तुम जो है वो चेक करो कि ये ईमेल जा रही है या नहीं, यानी एक थर्ड पर्सन को। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि उसी की जिम्मेदारी ये लगा दें कि कभी कभी जो 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 कस्टमर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको भी फोन करके उससे भी पूछ लो कि जी आपके पास ये पहुंच भी रही है या नहीं, ये जो ईमेल एड्रेस आपने दिया हुआ है ये सही भी है या नहीं, ये पोस्टल जो आपका एड्रेस है ये आप ही का है या किसी और का है, आपके पास पहुंच रही है इनवॉइसेस या नहीं। तो ये बेसिकली क्या हुआ, आपने एडिशनल कंट्रोल जो है वो अप्लाई किया हुआ। आर देयर अननेसेसरी कंट्रोल्स? फिर एक देखने की चीज ये है कि क्या कोई अननेसेसरी कंट्रोल तो नहीं लगाया हुआ। अननेसेसरी कंट्रोल से मुराद क्या होती है कि फॉर एग्जांपल वो ऐसा कंट्रोल हो जो जिसकी जरूरत ना हो, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। यानी फॉर एग्जांपल अब आ जाते हैं बैंक रिकंसिलेशन। एक आदमी की जिम्मेदारी है बैंक रिकंसिलेशन बनाना और फॉर एग्जांपल दूसरे की जिम्मेदारी है उस बैंक रिकंसिलेशन को चेक करना। अब फॉर एग्जांपल आपने 4 आदमी लगा दिए, यार तुम चारों का जिम्मेदारी है, चारों एक के बाद एक बैंक रिकंसिलेशन चेक करोगे। तो यहाँ पे ये अननेसेसरी कंट्रोल है। अगर एक आदमी प्रॉपर बैंक रिकंसिलेशन जो बनी हुई है उसको चेक कर रहा है तो 4 आदमियों की क्या जरूरत है, आप क्यों इसको जो है वो 4 आदमियों पर लगा रहे हैं। फिर आर द कंट्रोल्स कॉस्ट इफेक्टिव? या जो कंट्रोल्स है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है या नहीं है। अब यहीं पे जो हमने मिसाल दी 4 आदमियों की, तो 4 आदमियों की जो कॉस्ट आ रही है, जो उनकी सैलरी है, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। आपको बेसिकली देखना ये पड़ता है कि जिस काम के लिए आप कर रहे हो वहां पे क्या वो जो कंट्रोल है उसको अप्लाई करने की कॉस्ट उसकी वैल्यू से ज्यादा तो नहीं हो रही। इस चीज को भी देखने की जरूरत है। तो कंट्रोल बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव होना जरूरी है। अगर आप कोई भी ऐसा कंट्रोल अप्लाई करते हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो वो लॉन्ग रन में नहीं चलेगा, मैनेजमेंट उसको खत्म कर देगी, हटा देगी। नेक्स्ट प्लीज। सीआईए। अच्छा, यहां पे हम बात कर रहे हैं सीआईए रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे आप हरगिज ये मत समझिएगा कि ये अमेरिकन सीआईए की बात हो रही है कि अमेरिकन सीआईए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं। यहां पे इससे मुराद है चीफ इंटरनल ऑडिटर। तो चीफ इंटरनल ऑडिटर, वैसे बहुत सारे लोग उसको जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की सीआईए ही समझते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीआईए ही समझते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेसिकली वो चीफ इंटरनल ऑडिटर है। हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं कि चीफ इंटरनल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द आईआईए। अब ये देखिएगा, सीआईए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लान बनाए। देख लीजिए यहां पे आईआईए ये कह रहा है कि उसकी जिम्मेदारी है रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लान बनाना। अगर सीआईए रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लान नहीं बना रहा बल्कि ऑडिट प्लान किसी और तरीके से बना रहा है तो फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा। सीआईए का काम क्या है? रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लान बनाना। किस चीज को देखते हुए? रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को देखते हुए और रिस्क एपिटाइट को देखते हुए। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी कोई भी फ्रेमवर्क जो है वो यूज ना कर रही हो, ना ईआरएम फ्रेमवर्क, ना इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। तो उस सूरत में क्या होगा, जो चीफ इंटरनल ऑडिटर है वो अपनी जजमेंट यूज करेगा। किसके बाद इनपुट लेगा? पहले सीनियर मैनेजमेंट से और बोर्ड से। उनसे वो इनपुट लेगा कि जी कौन कौन से एरियाज को मुझे देखना चाहिए, क्या क्या आप समझते हैं रिस्क हैं, और उसके बाद अपनी जजमेंट यूज करते हुए रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लान बनाएगा।
जो ऑडिट प्लान है वो रिलेट करना चाहिए आइडेंटिफाइड रिस्क्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो रिस्क आइडेंटिफाई हो चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनसे रिलेटेड होना चाहिए। यानी उन रिस्क्स को हमें चेक करना चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। और फिर हम बात करते हैं कि ये रिस्क किसको होंगे। ये रिस्क होंगे स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल गोल्स को। कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल गोल्स हैं, उनको जो रिस्क हैं उनको बेसिकली ऑडिटर जो है वो चेक करेगा, देखेगा कि वो रिस्क कवर्ड है या नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। ऑडिट प्लान, अब हम फिर बात करते हैं इसको, और इस जो डिस्कशन है इसको एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं कि रिस्क प्लान, जो ऑडिट प्लान है वो बेस्ड कर रहा होता है ऑडिट यूनिवर्स पे। ऑडिट यूनिवर्स क्या है इसको हम आगे जो है ना हम आगे डिफाइन करेंगे, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं क्योंकि आगे इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि ऑडिट यूनिवर्स क्या है। जो सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड है उसके इनपुट को हम यहाँ पे जो है वो कंसिडर करेंगे। और तीसरी चीज असेस्ड रिस्क एंड एक्सपोजर्स, जो रिस्क पहले से हमने असेस किए हुए हैं उनकी बेसिस के ऊपर इन तीन चीजों यानी ऑडिट यूनिवर्स, मैनेजमेंट और बोर्ड का इनपुट और असेस्ड रिस्क एंड एक्सपोजर, इसकी बेसिस पे हम ऑडिट प्लान को बनाएंगे। कौन बनाएगा? चीफ इंटरनल ऑडिटर बनाएगा। नेक्स्ट प्लीज। अब रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। जब भी हम ये सोचते हैं कि हमने किस एंगेजमेंट से यहां पे मुराद ये है, फिर मैं अब इस चीज को बड़ा गौर से सुन लीजिएगा। हर ऑडिट असाइनमेंट जो कि इंटरनल ऑडिटर कर रहा होता है, हर सेपरेट डिस्टिंक्ट ऑडिट असाइनमेंट जो कि ऑडिटर कर रहा होता है, वो कहलाता है एंगेजमेंट। अब किस डिपार्टमेंट का, किस ऑपरेशन का, किस चीज का ऑडिट पहले करना है, किसका बाद में करना है, ये प्रायोरिटाइज करने के लिए, ये चेक करने के लिए, ये जानने के लिए, ये देखने के लिए रिस्क फैक्टर्स को देखा जाता है। और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? क्वालिटी ऑफ एंड एडहेरेंस टू कंट्रोल्स। पहली चीज, कंट्रोल है कैसे, क्या कंट्रोल्स प्रॉपर लगे हुए हैं या नहीं, वो जो कंट्रोल्स हैं उनको पूरे साल इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। डिग्री ऑफ चेंज, डिग्री ऑफ चेंज से क्या मुराद है? कंपनी के हालात चेंज हो गए, उस ऑपरेशंस के हालात चेंज हो गए। फॉर एग्जांपल, आपने जो है एक जगह एक रिटेल आउटलेट खोला था, पहले जो है वो छोटा सा था, अब आपने उसको 3 मंजिला बना दिया है। पहले वहां पे आप खाली मेंस वेयर बेचते थे, अब वहां पे मेंस वेयर भी है, अब वहां पे विमेन वेयर भी है, अब वहां पे जो किड स्टफ है वो भी है, बच्चों की भी जैसी चीजें आपने वहां पे रखना शुरू कर दी हैं। टाइमिंग एंड रिजल्ट्स ऑफ लास्ट एंगेजमेंट, पिछली जो आपने ऑडिट किया था उसमें रिजल्ट्स क्या आए थे? क्या बहुत पुअर कंट्रोल्स थे? आपने ये चेक किया था कि चीजें सही नहीं हो रही थी, फ्रॉड निकले थे, तो उसको भी देखते हुए आप प्रायोरिटाइज करेंगे। इम्पैक्ट, लाइकलीहुड, मटेरियलिटी, एसेट लिक्विडिटी, जितना एसेट लिक्विड ज्यादा होगा, याद रखें जितना ज्यादा कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ज्यादा उसको आप प्रायोरिटाइज करेंगे। मैनेजमेंट कंपिटेंस, जो वहां की उस एंगेजमेंट जो आप कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की जो मैनेजमेंट है वो कितनी कंपिटेंट है, वो कॉम्प्लेक्स कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल वहां पे जो है ना एलसीज जो है वो इन्वॉल्व है, मुख्तलिफ यूजेंस की भी, साइट की भी एलसीज खोली जा रही है, मुख्तलिफ जो है करेंसीज के अंदर खोली जा रही है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि किस एंगेजमेंट को हमने पहले करना है, किसको बाद में करना है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम चीजें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ऑडिट यूनिवर्स। अब हम बात करते हैं ऑडिट यूनिवर्स की, जो पहले मैंने कहा था कि हम आगे डिफाइन करेंगे। ऑडिट यूनिवर्स में, किसी भी कंपनी के ऑडिट यूनिवर्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? ऑल यूनिट्स, जितने भी उसके यूनिट्स हैं, ऑल प्रोसेसेस,
जितने भी उसके प्रोसेसेस हैं, ऑल ऑपरेशंस, डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स, प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, हर चीज उसकी शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स, डिविजन्स, फंक्शंस, प्रोसीजर्स, प्रोडक्ट्स, सिस्टम्स, ये सारे क्या है किसी भी कंपनी के, ये सारे ऑडिट यूनिवर्स के अंदर शामिल। नेक्स्ट प्लीज। अब फॉर एग्जांपल यहां पे हम ऑडिट यूनिवर्स की बात करते हैं। हम यहाँ पे एक ऑडिट यूनिवर्स एक कंपनी का वो हम देखने जा रहे हैं या डिफाइन करने जा रहे हैं कि जी इस कंपनी के जो है ना ऑडिट यूनिवर्स क्या है। तो यहाँ पे जो है ना फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड क्या होगा, सब्सिडरी रिपोर्टिंग, जो सब्सिडरी रिपोर्टिंग है वो सही हो रही है या नहीं हो रही, ये भी ऑडिट यूनिवर्स है। टेक्नोलॉजी रिस्क के अंदर अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग सिस्टम, ईआरपी, ये जो है ये भी आपके ऑडिट यूनिवर्स के अंदर शामिल है। मैनेजरियल रिस्क, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये आपका शामिल है। बिहेवियरल रिस्क के अंदर वर्क एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। लीगल रिस्क के अंदर कंपिटेटिव प्रैक्टिसेस, सरबनीस ऑक्सिले, एंटी डंपिंग, ये सारी चीजें ये आपके लीगल रिस्क के अंदर शामिल है ऑडिट यूनिवर्स के अंदर। आगे चलिए प्लीज। नेक्स्ट, फाइनेंशियल के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, लिक्विडिटी एंड क्रेडिट मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, फंडिंग, क्रेडिट एंड कलेक्शंस, बैड डेट प्रोविजंस, इंश्योरेंस कवरेज, हेजिंग, ये सारी चीजें हम बता रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या आपका डेट इक्विटी जो है वो क्या परसेंटेज है, स्टॉक ऑप्शंस आप क्या करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके ऑडिट यूनिवर्स के अंदर शामिल हैं। और इन ऑडिट यूनिवर्स को देखते हुए कि इसमें कितना चेंज आ रहा है, कितना कंपिटेंस है, कितना रिस्क है, कितना इंटरनल कंट्रोल्स है, पिछली बार के हमारे क्या रिजल्ट्स थे, उन सारी चीजों को देखते हुए हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि हमने कौन से ऑडिट करने हैं, कौन से नहीं करने, कौन से जल्दी पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। इस ऑडिट यूनिवर्स को ये देखते हुए हम सारी चीजों को डिफाइन कर रहे होंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब देखें यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑडिट प्लान की। हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑडिट प्लान बनाना, रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लान बनाना चीफ इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी है। तो ऑडिट प्लान के कंटेंट्स क्या होंगे, क्या क्या चीजें उसके अंदर शामिल होंगी। पहली चीज तो ये है एनुअली इसको आप अपडेट करेंगे, साल के साल ये अपडेट होगा। बनाने की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे मैं, अपडेट करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि बनता नॉर्मली 3 इयर्स के अंदर है। 3 इयर्स का ऑडिट प्लान एक साथ बनता है, लेकिन अपडेट एनुअली होता है। अच्छा, डेवलप किस तरह करते हैं इसको, अपडेट की हमने पहले बात की, डेवलप करते हैं विद इनपुट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, बोर्ड और मैनेजमेंट स्टाफ, इनके इनपुट को शामिल करते हुए हम जो है ऑडिट प्लान बनाते हैं, जिसको हम अपडेट करते हैं एनुअली। उसके बाद समरी ऑफ की गोल्स, रिस्क्स,